तो आओ सर हम नया वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। 1 तो आपको मैंने दिया था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, वो आपने खुद ने करना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देंगे, मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। गणेशा लिमिटेड इज सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट विद अ कैपिटल आउटले ऑफ 60 लैक्स। गणेशा लिमिटेड एक प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं जिसमें पैसा कितना लगने वाला है सर? 60 लाख का अमाउंट लगेगा। इट हैज़ टू ऑल्टरनेटिव्स इन फाइनेंसिंग द प्रोजेक्ट कॉस्ट। अब ये 60 लाख रुपए सर लाएंगे कहाँ से? मेरा को प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में पैसा डालूंगा तो पैसा कमाऊंगा उस पर काम करके। तो ये 60 लाख रुपए जो लगने वाले हैं सर, वो आएंगे कहाँ से? दो ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सर। पहला ऑल्टरनेटिव है 100% इक्विटी, कि 60 लाख का पूरा आप इक्विटी शेयर से लेके आओ। तो 60 लाख आपने इक्विटी शेयर मार्केट में बांटे और उसके लिए आपको पैसा मिला। सो 10 रुपये के हिसाब से अगर आप उसको रेस करेंगे तो 60 लाख का कितने शेयर्स होंगे? 6 लाख के। ऑल्टरनेटिव 2 क्या है? डेट इक्विटी रेशियो 2:1 हो, यानी कि हर 3 रुपए के लिए 2 रुपए का डेट और 1 रुपए का इक्विटी। तो 60 लाख में अगर आप ध्यान दोगे 2:1 में 40 और 20 में बांटा जा सकता है। सो 40 लाख का आप डेट लेके आएंगे और 20 लाख का इक्विटी रहेगा, जिसमें इक्विटी शेयर 10 रुपए में बिकेंगे। सो अगर इक्विटी शेयर 10 रुपए के रहेंगे तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 10 कितना होता है सर? 2 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो गए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इस 40 लाख पे जो इंटरेस्ट रेट आप पे करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट जो पे करना पड़ेगा वो है 18% पर एनम। इनकम टैक्स का रेट है 40%, इतनी सेविंग होगी। आपको क्या कैलकुलेट करना है सर? इनडिफरेंस पॉइंट। अब ध्यान दो, इनडिफरेंस पॉइंट क्या होता है, हमने क्या देखा था। इनडिफरेंस पॉइंट का मैं फिर से मतलब समझाता हूँ। जब वो हमने थ्योरी क्वेश्चन देखा था तब आपको मैंने आखिरी में लिखवाया था कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, और इनडिफरेंस पॉइंट क्या होता है। सो इनडिफरेंस पॉइंट का वो हुआ, वो पेज वापस निकालिए और पढ़िए। वहाँ पे मैंने कुछ ऐसा निकाल के दिया था कि कैलकुलेट करना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो लेवल ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जिसमें दोनों ऑप्शन में अर्निंग पर शेयर ऑल्टरनेटिव 1 हो या ऑल्टरनेटिव 2 हो, दोनों ऑप्शन में ईपीएस कितना सेम आएगा। सो इक्वेट करना पड़ेगा हमको। ईपीएस ऑफ ऑल्टरनेटिव 1 शुड बी इक्वल टू ईपीएस ऑफ ऑल्टरनेटिव 2, और इस तरह से हमारा आंसर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्मूला क्या है? ईपीएस कैसे निकालते हैं? सबसे पहले देखो, प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पे है नहीं तो ऑल टुगेदर आप इग्नोर कर सकते हो। ईबीआईटी लोगे, उसमें से आप इंटरेस्ट माइनस करोगे तो ईबीटी आएगा, उसमें से आप टैक्स माइनस करोगे तो ये आ गया पूरा अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो आप ले लो E1 ऑल्टरनेटिव 1 के लिए। दिस शुड बी इक्वल टू अगेन EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स E2। ध्यान देंगे। अब पहला ऑप्शन जो है 100% इक्विटी का है, 60 लाख का। अब आप ध्यान दो, ठीक है। और निकालना क्या है सर हमको? वो लेवल निकालना है EBIT का। सो EBIT माइनस 0 लिखूंगा क्योंकि इंटरेस्ट इस केस में है ही नहीं पहले वाले ऑप्शन में। और आपका टैक्स रेट है 40%। नंबर ऑफ शेयर कितने सर? 6 लाख। 60 लाख डिवाइडेड बाय 10, 6 लाख। यहाँ पे भी आपको EBIT निकालना है। और इस केस में इंटरेस्ट कितना रहेगा? 18%। कितने पे लगेगा सर? सर ये लगेगा पूरा 40 लैक्स पे, क्योंकि 40 लाख का आप डेट रेज कर रहे हो, ठीक है। सो 40 लाख पे 18% निकालो, 7,20,000। 1 माइनस 0.40, और ये हो गया 4 लाख, नहीं क्या होगा, 2 लाख। नंबर ऑफ शेयर कितने आएंगे? 2 लाख, क्योंकि 20 लाख ही इक्विटी शेयर इशू किया इसमें। 20 लाख डिवाइडेड बाय 10, 2 लाख। सॉल्व करते हैं, ध्यान दो। अच्छा, इसके पहले मैं यहाँ पे नोट में लिख लेता हूँ। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, इक्विटी यहाँ पे 60 लाख का था, ठीक है। 10 के हिसाब से 6 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। यहाँ इक्विटी 20 लाख का आएगा, 10 के हिसाब से 2 लाख हो जाएगा। और डेट की अमाउंट यहाँ पे कितनी आएगी? 40 लाख। इसी तरह से आपका टोटल कैपिटल 60 लाख, 60 लाख। अरे ज़्यादा जगह छोड़ी नहीं ना मैंने, चलो हमारे पास में तरीका है।
ठीक है सर, अब वापस आते हैं ऊपर में और ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो ऊपर मैं लिख सकता हूँ 0.40 EBIT डिवाइडेड बाय 6 लाख, ठीक है। EBIT अब यहाँ पे नहीं 0.40 नहीं 0.60 रखेंगे ना सर, यहाँ तो आ जाएगा 0.60 EBIT, देन यहाँ पे 0.60 EBIT इक्वल टू 7,20,000 का 0.60 इज़ 4,32,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख। सही कर रहा हूँ मैं, कहीं गलत है? 2 लाख इंटू, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये जो 2 लाख है ये 2 लाख आपके इधर चले जाएंगे यहाँ, और ये जो 6 लाख है ये 6 लाख चले जाएगा आपका उधर में, ठीक है। सो 2 लाख इंटू 0.60 EBIT करोगे 1,20,000 EBIT आएगा, और ये 6 लाख को उधर मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 3 लाख। अरे कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, इतना भारी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो पंगे हो जाएंगे। डिवाइडेड बाय 6 लाख, ठीक है, 6 लाख। चलो यार एक काम करो, सबसे बेस्ट बताता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे अगर आगे ऐसे ही किया तो। ये 2 लाख को, ये जो 2 लाख आपको दिया है इसको इधर लेके आओ। सो 2 लाख इंटू 0.60 इंटू EBIT दिखेगा। अब ये 2 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख है, सो 1/3 होता है। मैं उसको सिंपल ऐसे लिखूँगा तो मेरा इक्वेशन ऐसा बनेगा 0.60 EBIT डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, अच्छा 0.60 आ रहा है दोनों साइड में, तब तो हाँ ठीक है, सही है सही है। EBIT माइनस 4,32,000। अब सॉल्व करो, ये 3 को ले जाओ उधर में दूसरे साइड में, 0.60 EBIT ये हो जाएगा 1.8 EBIT माइनस 4,32,000 इंटू 3 12,96,000। अब ये 12,96,000 इधर लेके आ जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये 0.60 उधर लेके जाओ EBIT का, तो 1.20 EBIT बन जाएगा आपका। और ये 1.20 फिर से इधर लेके आओ, डिवाइडेड बाय 1.20, सो EBIT आपका आएगा 10,80,000। देखा, अगर मैं कैलकुलेशन थोड़ा बहुत, अब देखो गलती तो मैं भी कर रहा था और गलती ये आप भी करोगे। अगर आपने 6 लाख को उधर मल्टीप्लाई कर दिया सीधर में 0.60 से, तो 6 लाख को 4,32,000 से कैसे मल्टीप्लाई करोगे? यहाँ क्वेश्चन खड़ा होता है कि सर यहाँ से कहीं ना कहीं दूसरा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि 6 लाख इंटू 4,32,000 लिखने में बहुत लंबा हो जाएगा, आपका कैलकुलेटर भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको तरीके निकालने पड़ेंगे कैलकुलेशन को कम करने के लिए। सो मैंने 2 लाख और 6 लाख जो एक दूसरे के साइड में लिखा हुआ था, 2 लाख इधर लेके आया, 2 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख होता है 1/3, सो मैंने 1/3 कर दिया, यानी कि 3 डिनोमिनेटर में आ गया और अब कैलकुलेशन ईजी हो गया। जितने हो सकते हैं कैलकुलेशन छोटे करने की कोशिश करो और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, ताकि कहानी आपकी आसान बने। सो दिस 10,80,000 क्या है सर? 10,80,000 is the EBIT level at which both alternatives लिखेंगे हम, will have same earning per share, full stop। ठीक है, अब आप खुद घर पे कोशिश करो, 10,80,000 को ये फर्स्ट वाले फॉर्मूले में डालो जो EBIT माइनस इंटरेस्ट मैंने लिखा है, इसमें डाल के देखो और आपको पता चल जाएगा कि सर दोनों केस में EPS सेम आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एज इनडिफरेंस पॉइंट।
ठीक है, लिखो अब इतना सारा। 2 मिनट ले लो, मैं आपको टाइम देता हूँ, यहीं पे आप लिख लो, हाथों हाथ लिख लोगे कहानी ख़त्म हो जाएगी। ध्यान दो सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। समझ में आएगा इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है, सिर्फ आंसर निकालने पे ध्यान मत दो सर। 10,80,000 वो EBIT का लेवल है जहाँ पे आपका EPS दोनों केस में सेम आएगा। चलो मैं एक बार कैलकुलेट करके भी देख लेता हूँ, हो सकता है मैंने भी गलती की हो तो पता चल जाएगा। 100% इक्विटी था तो 10,80,000 डिवाइडेड बाय, या चलो -40% करूँगा, डिवाइडेड बाय 6 लाख, तो मेरा 1.08 का EPS आता है यहाँ पे। ठीक है, 1.08 का EPS यहाँ पे आ रहा है, और दूसरे केस में 10,80,000 माइनस इंटरेस्ट था कुछ 7 लाख समथिंग का, 20,000 का, तो 7,20,000 बचे, 3,60,000 में से 40% माइनस कर दिया, 2,16,000 डिवाइडेड बाय, मेरे पास में 2 लाख के शेयर्स थे, 1.08। दोनों केस में आपका EPS सेम आ रहा है, यानी कि आंसर आपका सही है। सो क्रॉस चेक करने के लिए दिस इज वेरी गुड आइडिया। हैव अ लुक ऑन दिस 4th क्वेश्चन। गणपति लिमिटेड इज कंसिडरिंग 3 फाइनेंसिंग प्लान। 3 प्लान है गणपति लिमिटेड के बारे में, उनको पैसों की जरूरत है, पैसा मार्केट में रेस करना है, और उनके पास में 3 प्लान है। द की इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। टोटल इन्वेस्टमेंट जो लगना है वो है सर 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, और जो प्लान्स ऑफ फाइनेंसिंग प्रोपोर्शन, मतलब तीनों प्लान के बारे में जो डिटेल दी गई है वो कुछ इस तरह से है कि प्लान ए में आप 100% इक्विटी लाएंगे। इसका मतलब क्या है सर, पूरा का पूरा 2 लाख इक्विटी से आएगा। प्लान बी में 50 इक्विटी 50 डेट है, तो यहाँ पे जो 1 लाख इक्विटी आएगा उस पे लगेगा इंटरेस्ट। प्लान सी में 50 इक्विटी 50 प्रेफरेंस है, यानी कि इस पे लगेगा प्रेफरेंस डिविडेंड। अब आप ध्यान दोगे तो नॉर्मली तीनों ऑप्शन में इक्विटी जरूरी है। क्यों? क्योंकि बिना इक्विटी के कंपनी सेटअप ही नहीं कर पाओगे। इक्विटी शेयर होना कंपलसरी है, डेट हो या ना हो, प्रेफरेंस हो या ना हो, इसीलिए तीनों केस में आपको, और बहुत सारे क्वेश्चन जो उसमें इक्विटी आपको हमेशा दिखेगा। आइए देखते हैं आगे। कॉस्ट ऑफ डेट है 8%, यानी कि जो आप ये 1 लाख रुपए रेस करेंगे डेट के सेकंड ऑप्शन में, उस पर 8% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स थेरोटिकली यहाँ पे 8% दी हुई है। जनरली कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ये 8 से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, हम सेम मान के चलेंगे। टैक्स रेट है 50% का। इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच विल बी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर, यानी कि टोटल कितने में इशू किया जाएगा? 20 रुपए में। यानी कि जब जब इक्विटी शेयर इशू करोगे सर, 20 रुपए का एक शेयर मार्केट में बिकेगा। इतनी सारी डिटेल आपको मैंने समझा दी क्वेश्चन की। अब आइए आगे, कमाई कितनी होगी सर? आइए सर पैसों की बात करते हैं। 80,000 रुपए की अर्निंग बिफोर एनी इंटरेस्ट, एनी इक्विटी डिविडेंड, एनी प्रेफरेंस डिविडेंड और टैक्स। आपको क्या कैलकुलेट करना है तीनों प्लान में? यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन फॉर ईच प्लान ईपीएस कितना है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा,
और इंडिकेट करो कि कोई प्लान डोमिनेट करता है क्या किसी और को, और बताओ कि कंप्यूट करो EBIT रेंज अमंग द प्लान्स फॉर इंडिफरेंस। सब कुछ कवर हो गया इस वाले क्वेश्चन में। सो थोड़ा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपका दोनों तीनों पॉइंट यहाँ पे कवर अप हो जाते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ EPS से। EPS कैसे निकालते हैं सर? अर्निंग पर शेयर, EBIT लेंगे, इंटरेस्ट माइनस करेंगे, EBT लेंगे, टैक्स माइनस करेंगे, EAT आएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। सो देखो, पहले तो मैं प्लान ले लेता हूँ यहाँ पे, इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस। प्लान 1, सर कितने पैसों की ज़रूरत थी एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। 2 लाख है जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है 2 लाख। दूसरे केस में 1 लाख इक्विटी, 1 लाख डेट। तीसरे केस में 1 लाख इक्विटी, 1 लाख प्रेफरेंस। हो गया, ध्यान दो। अब आती बारी आपकी EBIT की। कितना कमाओगे सर? कोई भी ऑप्शन हो, कमाई तो 80,000 की फिक्स है। अब माइनस करेंगे इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितने रेट पे है? 8% पे। किस पे? डेट पे। सो 1 लाख पे जो सेकंड ऑप्शन है इसी में इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि और बाकी किसी ऑप्शन में इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका EBT 80,000, 72,000, 80,000। अब इसमें से सर हम माइनस करेंगे टैक्स। टैक्स माइनस करेंगे तो टैक्स का रेट पता होना ज़रूरी है, 50%। गुड। सो टैक्स देखो 50% हमने माइनस किया, कितना आएगा? इस पे 40,000, इस पे अगर आप लोगे तो 36,000 और इस पे आएगा 40,000। चलो, अब आएगा आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स 40,000, 36,000, 40,000। सर अर्निंग आफ्टर टैक्स में से क्या माइनस करते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड, और वो भी कितने रेट पे है? 8% पे है। तो वो कितना आ जाएगा? 8,000। सो EAT फॉर इक्विटी 40, 36 और 32। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। कितने के इक्विटी शेयर्स इशू किए? 10 रुपये फेस वैल्यू थी, 10 रुपये का प्रीमियम भी लिखा था, 20 रुपये में इशू किया, ठीक है। पहले तो पूरा का पूरा 2 लाख आपने इक्विटी से इशू किया, तो यहाँ आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर 10,000। यहाँ आपने सिर्फ 1 लाख इशू किया तो 5,000, और यहाँ पे भी 5,000। EPS यहाँ पे 4 का EPS आया, सही लिख रहा हूँ क्या मैं? 10 × 20, ठीक है, 36/5। अरे रे रे, 7.2 का EPS, 6.4 का EPS। अब अगर आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी तो यहाँ पे भी कौन सा ऑप्शन आप प्रेफर करोगे? जिस
केस में आपका अर्निंग पर शेयर सबसे ज्यादा आ रहा है। जिस फाइनेंसिंग प्लान में आप इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए सबसे ज्यादा अर्निंग लेके आ पा रहे हो, वो प्लान आपके लिए बहुत अच्छा है। और यहां पे इक्विटी 1 लाख का, डेट 1 लाख का, ये वाला प्लान आपका सबसे फायदेमंद साबित हो रहा है। सोचो आपकी मतलब बाहर वालों का पैसा लेने से मेरी अर्निंग बढ़ रही है। अगर सारा का सारा इक्विटी से बुलाते तो इतनी अर्निंग नहीं बढ़ रही, लेकिन थोड़ा इक्विटी और थोड़ा बाहर वालों का बुलाने से अर्निंग बढ़ रही है। और यहां पे भी मैं आपको वापस एक चीज बता दूं, फंडा वही है। आरओआई निकालो 80,000 कितने पे? 2 लाख पे। 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है ना, तो 40% आ रहा है, मतलब आप 40% की कमाई कर रहे हो। और कॉस्ट ऑफ डेट अगर आप देखोगे तो 8% हो रहा है सिर्फ। यानी कि आपका आर ओ आई इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट। दस कॉस्ट ऑफ डेट शुड बी प्रिफर्ड एज अ फाइनेंसिंग प्लान। जितना ज़्यादा डेट ऐड करोगे, जब तक आर ओ आई इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट, उतना ज़्यादा ईपीएस बढ़ता जाएगा। और एक क्वेश्चन हमने और देखा था जिसमें मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि सेम अमाउंट के लिए प्रेफरेंस शेयर्स इशू करोगे, ये प्रीफर करोगे, या डिविडेंड सॉरी डिबेंचर इशू करना प्रीफर करोगे। फिर से पूछ रहा हूँ, 4 लाख रुपए या मान लो 1 लाख रुपए इशू करने, 1 लाख रुपए के लिए आप प्रेफरेंस इशू करना पसंद करोगे या डिबेंचर इशू करना पसंद करोगे? दोनों पे इंटरेस्ट और डिविडेंड का रेट 8-8% है। तो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स कभी इशू करना पसंद नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड जो 8% का पे करोगे उस पर टैक्स सेविंग नहीं होती, लेकिन इंटरेस्ट जो डिबेंचर पे करोगे 8% का, उस पर टैक्स सेविंग होगी, और उसी वजह से आपको यह फायदा मिल रहा है। वापस आप डेट की तरफ जा रहे हो। 90% आपको जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ध्यान देना, इक्विटी और डेट वाला जो ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा। ये पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ, मतलब पहला पार्ट खत्म हुआ इसमें से। दूसरा पार्ट देखो। दूसरा पार्ट क्या बोलता है, हमको क्या कैलकुलेट करना है? द फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ये क्या होता है सर? फाइनेंशियल ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब ईपीएस शुड बी इक्वल टू 0। ऐसा ईबीआईटी का लेवल बताओ जो कि अभी 80,000 है, ऐसा लेवल बताओ जहां पे ईपीएस 0 आएगा। सो बहुत ही सिंपल है, तीनों केस में आपको निकालना पड़ेगा। प्लान 1, सबसे पहले ईपीएस का फॉर्मूला क्या है? आप फॉर्मूले से निकालो, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, उसमें से आप टैक्स माइनस करते हो और माइनस करते हो प्रेफरेंस डिविडेंड अगर रहा तो, नहीं तो 0 लिख देना, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर या E1 लिख लो। यही है। अब आपको चाहिए ईपीएस 0, सो प्लान 1 में डालो आप 80,000। सॉरी, ईबीआईटी तो निकालना है ना आपको। ईबीआईटी प्लान 1 में अगर मैं आपको आंसर बताने जाऊं तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है। अगर आप इसको ध्यान दोगे पूरा का पूरा, तो प्लान 1 में इक्विटी है, ना इंटरेस्ट है ना प्रेफरेंस है, तो हमको कुछ कवर करने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ पे ईबीआईटी का जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो है 0। कुछ भी मत कमाओ तो ईपीएस 0 रहेगा, कुछ भी कमा लिया तो ईपीएस कुछ ना कुछ आएगा। ध्यान दो कैसे। इंटरेस्ट, या फिर ना मैं पहले आपको लिख के बता देता हूँ, फिर उसके बाद ये प्रूव करके बताऊंगा आपको। तो आपने एग्ज़ाम में क्या लिखना है ये मैं बता देता हूँ। लेवल ऑफ ईबीआईटी वेयर ईपीएस इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब
ये आपका पहला आंसर आएगा। मैं बताऊंगा, प्रूव करके बताऊंगा सारे के सारे, ठीक है। फिलहाल के लिए सिर्फ लिखते जाओ। तो ये आपके 3 आंसर है। जीरो, 8,000 और 16,000। अब 8,000 ई इंटरेस्ट रिकवर करना था तो 8,000 कमाना जरूरी है, तभी आगे जाके जीरो आएगा। सो 8,000 कमाया माइनस 8,000 का इंटरेस्ट और 0,0,0,0,0 तो ईपीएस भी जीरो। डिविडेंड के केस में क्या होता है, ये जो 8,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड है ये आफ्टर टैक्स है और आपको कमाई बतानी है बिफोर टैक्स। तो देखो, बिफोर टैक्स कमाई बतानी है, उसमें से माइनस करना है आफ्टर टैक्स डिविडेंड। तो बीच में जो एक चीज अड़चन आ रही है या दिक्कत आ रही है वो है टैक्स की, जो कि है 50%। तो जो आफ्टर टैक्स डिविडेंड है 8,000 डिवाइडेड बाय 50% करोगे तो बिफोर टैक्स प्रॉफिट मिल जाएगा उसको रिकवर करने के लिए। ये 16,000 हो गया। अब ये तो मैंने आपको आंसर बता दिए, यही आंसर आपने एग्जाम में लिखना है, लेकिन इसको प्रूव करके दिखाएंगे। सर ईपीएस हमको जीरो चाहिए ना, प्लान 1 में देखो ईबीआईटी माइनस, प्लान 1 में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो इंटरेस्ट जीरो लिया, टैक्स का रेट ले लो 50% और डिविडेंड जीरो ले लो। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपके पास में पहले ऑप्शन में 10,000 है। अब देखो 0.50 और दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, ईपीएस जीरो आना चाहिए। should be equal to 0, so therefore 0.50 EBIT should be equal to 0 and EBIT should be equal to 0। आया पहला आंसर जीरो में। सेकंड वाला देखोगे EBIT, सेकंड वाले में बताओ इंटरेस्ट कितना, 8,000 का है, 8,000 ले लो। टैक्स रेट कितना सर, 50% ले लो। डिविडेंड जीरो। नंबर ऑफ शेयर सर कितने हैं, 5,000। और ये ईपीएस का फॉर्मूला है ये, और ईपीएस कितना आना चाहिए, ज़ीरो। ठीक है, तो अब ये जैसे ही 5,000 उधर जाएगा ज़ीरो बन जाएगा। बचा क्या फिर आपके पास में, 0.50 EBIT माइनस 4,000 इक्वल टू ज़ीरो। सो EBIT इज इक्वल टू 4,000 डिवाइडेड बाय 0.50, यानी EBIT इज इक्वल टू 8,000। आया सेकंड आंसर। तीसरा, ये मैं अभी करके दिखा रहा हूँ, अगली बार नहीं करके दिखाऊंगा। EBIT माइनस इंटरेस्ट कितना है सर, ज़ीरो। टैक्स रेट कितना है सर, 50%। प्रेफरेंस डिविडेंड 8,000। नंबर ऑफ शेयर 5,000 शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। 5,000 उधर जाएगा ज़ीरो हो जाएगा, 8,000 उधर जाएगा पॉजिटिव रहेगा। सो आपका आंसर ऐसा रहेगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो। EBIT इज इक्वल टू 16,000। खत्म। आई क्या बात समझ में। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इन प्लान 1, 2, 3, 0, 8,000, 16,000। मतलब ये अब समझो मतलब क्या है, ये वो लेवल ऑफ EBIT है हर ऑप्शन में कि अगर आपने दूसरे ऑप्शन में 8,000 कमाया तो EPS ज़ीरो आएगा, थोड़ा भी कम कमाया या ज़्यादा कमाया तो पॉजिटिव निगेटिव आना शुरू हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में 16,000 कमाया तो EPS ज़ीरो आ जाएगा, थोड़ा भी कम या ज़्यादा कमाया तो
पॉजिटिव और नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। गुड। तीसरा सी, ध्यान दो। इंडिकेट इफ एनी ऑफ द प्लान्स डोमिनेट, कोई भी प्लान अभी डोमिनेट करता है क्या? पहले सिर्फ इतना आंसर करेंगे सर, यस। प्लान बी डोमिनेट्स ओवर प्लान सी। क्यों? बिकॉज, या आप बोल सकते हो यार, आप अगर सिंपल सा आंसर देना चाहो ना तो आप इतना बोल सकते हो कि प्लान भी डोमिनेट करता है बिकॉज इट हैज़ हायर ईपीएस, सिंपल। या आप ऐसे भी लिख सकते हो प्लान बी डोमिनेट्स प्लान सी बिकॉज दोनों केस में 8,000 पे करना पड़ रहा है, लेकिन प्लान बी में 8,000 पे 50% की टैक्स सेविंग हो रही है, लेकिन प्लान सी में कुछ भी नहीं मिल रहा। अब मैं बोलने वाला था घंटा कुछ नहीं मिल रहा, सॉरी। सो प्लान बी डोमिनेट्स बिकॉज इट हैज़ हायर ईपीएस, उसमें अर्निंग पर शेयर ज़्यादा हो रही है, इसलिए वो डोमिनेट कर रहा है दोनों प्लान्स को। गुड, आगे बढ़े। अब जो इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखो। कंप्यूट द ईबीआईटी रेंज अमॉन्ग द प्लान्स फॉर इंडिफरेंस। अब आपको क्या निकालना है सर? इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है। मतलब दो प्लान के बीच में इंडिफरेंस पॉइंट क्या होगा? इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन टू प्लान्स। अब ध्यान देना, इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब होता है कि ऐसा लेवल ऑफ ईबीआईटी बताओ कि दो ऑप्शन के बीच में अगर वो रखा जाए तो ईपीएस सेम आएगा। यही हमने पुराने वाले क्वेश्चन में किया। अब एक साथ तो आप दो ऑप्शन से ज्यादा कंपेयर नहीं कर सकते, भले आपको 3 दिया है। तो आपका पहला जो तरीका बनेगा वो है प्लान 1 एंड 2 ले लो। दूसरा जो बनेगा वो है 1 एंड 3 ले लो। और तीसरा जो बनेगा वो 2 एंड 3 ले लो। इस तरह से आप 3 बार फाइनेंशियल इंडिफरेंस पॉइंट निकालेंगे। मतलब आप जब इसमें इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको एक ईबीआईटी का लेवल पता चलेगा जिसपे ईपीएस जो है सेम आएगा। यह है इंडिफरेंस पॉइंट। इनका ईबीआईटी का लेवल अलग होगा जिसमें ये दोनों ऑप्शन में ईपीएस सेम आएगा, और इनका ईबीआईटी का लेवल अलग होगा जिसमें उन दोनों ऑप्शन में ईपीएस सेम आएगा। 3 आंसर निकालने करें। ध्यान दो, मैं एक करके दूं क्या आपको? आप घर पे करोगे दोनों? चलो ठीक है, मजा आएगा। मैं पहला करके दे रहा हूं सिर्फ आपको, 1 एंड 2। सो फॉर्मूला वही आपका ईपीएस का क्या फॉर्मूला होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट माइनस करते हो, उसमें से फिर 1 माइनस टैक्स करोगे तो आफ्टर टैक्स आएगा, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करोगे। और 1 और 2 में प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं वैसे, चलो लिख दिया मैंने, मैं E1 ले लिया। यहाँ पे भी फिर सेम फॉर्मूला लिखोगे आप। दिक्कत हो जाती है सर। कहाँ गया? अब ये हो रहा है हैंग, इसलिए अभी आपको 2-2 3-3 बार दिख रहा है। चलो इसको करते हैं, निपटाते हैं। नीचे लिख लेता हूँ,
क्योंकि वो ना अटक गया वहाँ पे। देखो ये ना, फिर इसको ऑफ करके हम शुरू करेंगे। ठीक है सर, ध्यान देना, छोटे में लिखता हूँ, EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय E2। सो आपको ऐसा EBIT का लेवल निकालना है। इसमें इंटरेस्ट 0 है, पहले वाले ऑप्शन में 100% इक्विटी है, फिर 1 माइनस 0.50 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 0 10,000। फिर यहाँ पे ले लो EBIT, दूसरे वाले ऑप्शन में 8,000 का आपका इंटरेस्ट है, 1 माइनस 0.50 0, डिवाइडेड बाय यहाँ आएंगे 5,000। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं सर, तो ऊपर में बचेगा 0.50 EBIT डिवाइडेड बाय 10,000, और इधर में बचेगा 0.50 EBIT माइनस 4,000 डिवाइडेड बाय 5,000। अब अगर आप ध्यान दोगे 5,000 को इधर लेके आओगे तो 5,000 डिवाइड बाय 10,000 दिखेगा आपको, दैट इज़ 1/2। तो मैं उसको ऐसे कर सकता हूँ, 0.50 EBIT डिवाइडेड बाय 2, 0.50 EBIT माइनस 4,000। चलो अब 2 को उधर भेज दो, तो 0.50 EBIT इज इक्वल टू EBIT 1 EBIT माइनस 8,000। ठीक है सर, अब यहाँ पे आ जाओ, EBIT आप 8,000 को इधर ले लो, 0.50 को उधर ले लो, तो आपका बचेगा 0.50 EBIT इज इक्वल टू 8,000, और अब आएगा आपका EBIT इज इक्वल टू 16,000। मतलब पहले और दूसरे ऑप्शन में 16,000 की अगर आपकी EBIT होती है, पहले और दूसरे ऑप्शन में 16,000 की अगर आपकी EBIT होती है, तो दोनों में EPS सेम आएगा। रख के देखना है। देखो पहले ऑप्शन में 16,000 अगर आपका EBIT रहा, उसमें से 50% का टैक्स गया, तो बचेगा कितना 8,000, और नंबर ऑफ शेयर कितने थे 10,000, तो 10,000 यानी कि कितना आया आपका EPS 0.8। दूसरे ऑप्शन में ले लो 16,000 का EBIT, उसमें से 8,000 का इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा, सही बात है, बचा कितना 8,000, इसमें से 50% टैक्स माइनस हो जाएगा, बचा कितना 4,000, और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं डिवाइडेड बाय 5,000। इस केस में भी EPS आपका कितना आ रहा है सर 0.80। आई क्या बात समझ में? ठीक है। अब ऐसे ही आप दूसरे ऑप्शन के बीच में करेंगे जिसमें 1 और 3 है, और तीसरे ऑप्शन के बीच में करेंगे जिसमें 2 और 3 है। 1 और 3 का मैं आंसर आपको बता देता हूँ, आप खुद करके देखेंगे, सेम इसमें फॉर्मूले में रखना है आपको। 1 में अच्छा ठीक है, 3 में अच्छा ठीक है, बाहर में आएगा 0.50 EBIT माइनस 8,000 16, उसका आंसर आना चाहिए सर 32,000। डबल देख लेता हूँ मैं क्रॉस चेक करके, 32,000 लेस 50%, 16,000 डिवाइडेड बाय 10,000 यानी कि 1.6, फिर 32,000 लेस 50%, 16,000 माइनस 8,000 डिवाइडेड बाय 5,000, सॉरी 1.6, यस सही है। आपका EBIT सेकंड ऑप्शन का आना चाहिए 32,000, और यहाँ पे आपका आंसर आएगा नो इंडिफरेंस पॉइंट। अब तीसरी वाली चीज़ समझो थोड़ा सा, मैंने थर्ड वाले में कोई EBIT नहीं निकाला, और मैंने ज़ीरो भी नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिख रहा हूँ कि EBIT ज़ीरो आएगा, और ये क्यों मैं बता रहा हूँ आपको। सेकंड और थर्ड ऑप्शन में जो डेट इक्विटी और इक्विटी प्रेफरेंस वाला ऑप्शन है, इनके बीच में कोई इंडिफरेंस पॉइंट नहीं है, मतलब कोई ऐसा EBIT नहीं है कि जो दोनों का EPS सेम ला सके, क्योंकि जब आप फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे तो आपका EBIT ही कट जाएगा, 0.5 EBIT इधर, 0.5 EBIT इधर, जीरो निकालने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। यहाँ पे कम से कम हमारे पास EBIT इक्वल टू कुछ आता तो है, वहां तो EBIT ही गायब हो गया।
जो वर्ड लिखा हुआ EBIT वो कैंसिल हो जाएगा, आप कैलकुलेट करके देखना और आपका आंसर आएगा। जीरो तो आ ही नहीं सकता, EBIT इक्वल टू जीरो आता तो वो भी समझ पाते हम, बट वो जीरो भी नहीं आता क्योंकि EBIT ही गायब हो गया, निकालना क्या है वही गायब हो जाएगा बीच में से। सो ऐसे टाइम पे आप लिखेंगे कि इनके बीच में कोई इंडिफरेंस पॉइंट नहीं है, मीन्स देर इज नो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स विच कैन मेक द EPS ऑफ बोथ द ऑप्शन सेम। दिस इज इट, दिस इज योर आंसर। सो इस तरह से हम ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मुझे देखने दो ये होमवर्क दिया जा सकता है क्या। शाहजी स्टील लिमिटेड को 25 लाख की ज़रूरत है और वो 5 लाख कमाएंगे EBIT में। वाइल डिसाइडिंग अबाउट द फाइनेंशियल प्लान, मैं आप मेरे साथ साथ पढ़ लो, बहुत ही अच्छी बात है। द कंपनी कंसिडर्स ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग EPS, तो ठीक है सर, EPS जिसका ज़्यादा आएगा वो हम निकालेंगे। इट हैज़ 3 अल्टरनेटिव्स टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट, 3 ऑल्टरनेटिव है जिसमें से आप डेट रेज करोगे 2.5 लाख, 10 लाख और 15 लाख का, एंड द बैलेंस इन ईच केस विल बी इक्विटी शेयर। सो 2 ही चीज़ आप इशू कर रहे हो यहाँ पे, ध्यान देना। इस केस में डेट है और इक्विटी है, 3 ऑप्शन है, 1 2 3, और तीनों ऑप्शन में उसने बोला 2.5, 10 और 15, यानी कि यहाँ 2.5 लाख का डेट, 10 लाख का डेट, 15 लाख का डेट, और बैलेंस जो भी बचा ना 25 लाख में वो आप इक्विटी रेज करोगे। द कंपनी शेयर इज करंटली सेलिंग एट 150 बट इट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू 125 इन केस फंड्स आर बोरोड इन एक्सेस ऑफ 10 lakhs। ठीक है, 150 और 125 ध्यान देंगे, मैं आपको बताता हूँ। टोटल 25 लाख है, तो यहाँ 22,50,000 रेस करोगे, यहाँ आप 15 लाख रेस करोगे, और यहाँ आप सिर्फ 10 लाख रेस करोगे इक्विटी का। अब ध्यान देना, जब आप नंबर ऑफ शेयर निकालोगे तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि जब तक आप 10 लाख से कम या 10 लाख का डेट रेज करते हैं तो इक्विटी शेयर की प्राइस 150 रहेगी, लेकिन अगर उससे ऊपर डेट आपने लिया, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है, अगर उससे आपने ऊपर लिया, तीसरे ऑप्शन में 15 लाख लिया आपने डेट, तो इक्विटी शेयर की प्राइस गिर के 125 हो जाएगी। यानी कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने के लिए दिस इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 150, दिस इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 150, दिस इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 125। तीनों केस में इक्विटी शेयर की प्राइस सेम नहीं है, जहां 10 लाख से ज्यादा का डेट उठाया इक्विटी की प्राइस वहां 125 हो जाएगी, तो इससे आपके नंबर ऑफ शेयर निकल जाएंगे। उन्होंने आपको वो तो दे दिया, क्या बोलते हैं, EBIT दे दिया। अब द फंड्स कैन बी बोरोड एट द रेट ऑफ 10% अप टू 2,50,000। सो सर इस पे पूरा का पूरा 10% लगेगा। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एट 15% ओवर 2,50,000 एंड अप टू 10 लाख। सो इस केस में क्या होएगा, दूसरे वाले केस में 10% लगेगा 2.5 लाख पे और 15% लगेगा 7.5 लाख पे। 2 इंटरेस्ट की अमाउंट निकालोगे आप, ठीक है। एंड 20% ओवर 10 लाख, और इस केस में क्या होगा सर, 10% लगेगा 2.5 लाख पे, 15% लगेगा 7.5 लाख पे, और 10 हो गया और 5 बाकी है ना आपका, 5 लाख पे लगेगा 20%। इस केस में 3 इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी। सो इंटरेस्ट की अमाउंट आपकी पहले केस में 1, दूसरे केस में 2, तीसरे केस में 3 इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी। तो इस तरह से आपको अलग अलग इंटरेस्ट लेना है, ठीक है। और बाद में 50% का टैक्स रेट दिया, कौन सा फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग चूज़ करोगे, सर बहुत ही सिंपल है, जिसमें भी EPS सबसे ज़्यादा होगा वो हम चूज़ करेंगे। कैलकुलेट करके देखो अपने हिसाब से, एंड दिस इज समथिंग जो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, जो एक थोड़ा सा उन्होंने वेरिएशन लाया है क्वेश्चन में, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डील विथ। इसका आंसर आप स्लाइड्स आपको मिलेगी, उसके साथ में ज़रूर चेक करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कहाँ गलती हो रही है और कहाँ सही है। और कुछ भी डाउट हो ज़रूर बताइए। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5 जो मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 6th वाला तो मैं कराऊंगा आपको, उसके बाद देखते हैं क्या क्या करना है, होमवर्क बाद में और दूंगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और उससे आगे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। बाय बाय।